हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और वैसे भी अब टाइम बचा नहीं है तो करना तो पड़ेगा। आपको बेस्ट से भी बेस्ट तैयारी करनी होगी और अपना बेस्ट से भी बेस्ट टाइम देना पड़ेगा। जो भी टाइम बचता है बस आपको सिर्फ एक काम करना है, बस पढ़ने बैठ जाओ। यही अब आपको इस टाइम करना है। सारी यारी दोस्ती, सारा का सारा भैया जो नाता रिश्ता है, यूं नहीं कह रहे हैं कि भैया हम बोल रहे हैं खत्म कर दो, नहीं, लेकिन सारे नाते रिश्ते बस आप इन बचे हुए टाइम के लिए भैया थोड़ा इनसे दूरी बना लो। क्योंकि जब आपका टाइम अच्छा होगा, जब आप कुछ कर लोगे, जब आपका नंबर बेहतर होगा, आप अच्छे नंबरों से पास होगे ना, सभी बधाइयां देंगे, मिठाई खिलाएंगे। नहीं तो आपको बोलेंगे नकारा था, गंवार था, बेकार था, एकदम से वाहियात लड़का था, मुझे मालूम था ये फेल हो जाएगा। तो ये सुनने को ना मिले। क्योंकि जब आप फेल होते हो ना तो आपसे ज्यादा भाई आप दुखी होते हो, लेकिन उस टाइम आपके पड़ोस में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। ये देखो फलाने का लड़का फेल हो गया, बड़ा डींगे हाँकता था। तो ये ना सुनना पड़े आपके घर वालों को, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के एक और क्वेश्चन पेपर का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो भैया आज के इस वीडियो में हम 2025 के लिए फिर से एक हिंदी के पेपर का हम निपटारा करेंगे। अब हिंदी में भाई इतना ज़्यादा हमने पेपर सॉल्व करवा दिया है, हमने अगर भाई ये प्रण ले लिया है कि आपको 90 प्लस स्कोर करवा के मानेंगे, तो ये श्योर है कि आपको 90 प्लस हम दिलवा के ही रहेंगे। ठीक है भैया, हिंदी का आपका पेपर जो होगा पूरे के पूरे 100 नंबर का, इसीलिए कहा जाता है हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और पहला ही पेपर हिंदी का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए। ताकि भाई वो आप उस टाइम जब बैठो तो ये ना हो कि पेपर तो आ रहा था, क्वेश्चन आ रहा था, बट छूट गया, टाइम नहीं मिला, तो ये आपको काम नहीं करना है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको भैया इसमें 90 प्लस हर हाल में करना है। हिंदी में आपका टाइमिंग बच्चों बात कर लें तो 3 घंटे 15 मिनट सभी पेपर के लिए होंगे। यहाँ पे आपको भैया अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर और नाम फिल कर देना है। ये सेट नंबर वगैरह दिया रहेगा और ये कॉपी वगैरह में फिल करना होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो भैया आपको वहाँ पेपर में बताया जाएगा। बेसिक से इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, निर्देश के तौर पर दिया रहेगा कि हाँ आपको 15 मिनट स्टार्टिंग में पढ़ना है प्रश्न पत्र को। फिर कहेगा कि भैया क्या है कि आपका संपूर्ण जो पेपर है वो खंड का और खंड खा में डिवाइड होगा। ठीक है, खंड का भी आपका 50 नंबर का होगा, खंड खा भी 50 नंबर का ही होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बबुआ हम खंड का से। तो खंड जो का होगा बच्चों, खंड का जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपके हिंदी गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी हिंदी काव्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यूं कह लें कि दोनों मिलाकर के आपके टोटल 10 नंबर तो भैया बहुविकल्पी प्रश्न के मिलने वाले हैं। आसान होते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं और बोर्ड एग्जाम आते आते न जाने कितने पेपर और आपके सामने लाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए इसको आपको भी अच्छे से सॉल्व करते चलना है, लास्ट में बताना है कि आप कितने नंबर कर पा रहे हो। ठीक है, पहले का है बच्चों, कह रहा परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चों दूसरा है सदल मिश्र, या फिर तीसरा लक्ष्मण सिंह, या फिर चौथा लाला श्री निवास दास। तो भैया इसका विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो बच्चों सही जो ऑप्शन हो जाएगा भैया वो हो जाएगा लाला श्री निवास दास जी। लाला श्री निवास दास ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां से भैया एक क्वेश्चन और पूछता है कि परीक्षा गुरु जो है ये है क्या। तो बच्चों परीक्षा गुरु के बारे में ये प्रथम उपन्यास है। क्या है बच्चों, प्रथम उपन्यास है। ठीक, याद रखना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रथम उपन्यास पूछ लिया कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परीक्षा गुरु, लेखक कौन है भैया, तो लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास जी हैं। आई बात समझ में बबुआ, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन बबुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इंदुमती है। अब इंदुमती को बताना है क्या है।
विकल्प है आपका प्रथम कहानी है, या फिर कह रहा बच्चों की प्रथम उपन्यास है। प्रथम उपन्यास तो देख ही लिया आपने, ठीक है। अब आगे तीसरा कह रहा है कि निबंध है, या फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं है। तो इंदुमती है क्या, ये आपको बताना है। तो बच्चों अगर हम इंदुमती की बात कर ले भैया, तो ये एक प्रथम कहानी है, ये प्रथम कहानी है इंदुमती। बाकी बात कर ले बच्चों इंदुमती की, भाई ये प्रथम कहानी है इतना तो पता है, लेकिन इसके लेखक कौन है, जैसे पहले क्वेश्चन में था तो वहां लेखक पूछा था, यहां पे ऐसे पूछ लिया, ठीक है। तो किसी में ऐसे पूछ लेगा कि क्या है, किसी में पूछ लेगा कि इंदुमती के लेखक कौन है, ठीक। तो यहां पर हो जाएगी भैया किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कि इंदुमती है क्या, प्रथम कहानी है, ठीक। और इसके लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है, गोस्वामी। चलिए बबुआ आगे देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है भैया, कह रहा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है। तो स्कंदगुप्त ये जो नाटक है इसके लेखक कौन है, आपके विकल्प हैं मुंशी प्रेमचंद्र, या फिर भैया लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर धर्मवीर भारती। तो बच्चों यहां पे ध्यान से समझिएगा कि भैया ये स्कंदगुप्त, देखिए आंसू, लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त, ये सभी के सभी, कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी की सभी किसकी रचनाएं हैं, तो अपने दिमाग में रख लो क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है भैया। सबकी सब रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक है। बाकी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है कि स्कंदगुप्त है क्या, तो ये है क्या बच्चों, ये दे रखा है ना, एक नाटक है, ठीक है। या पूछ लेगा स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, दे देगा कहानी, नाटक, उपन्यास, तो इस तरह यात्रा वृत्तांत, ठीक है, मतलब आत्मकथा, ऐसे देगा। तो इससे देखिए कोई भी टॉपिक हो उससे अगर रिलेटेड चीजें आप अपने माइंड में रखते हो ना, तो कहां से देगा जरा ये सोचो, क्योंकि यही से क्वेश्चन 2 से 3 बन रहे हैं। एक तो स्कंदगुप्त भैया किसकी रचना है, तो विकल्प दे दिया। दूसरा पूछ सकता है भैया स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, तो ये चीज, या फिर दे देगा निम्नलिखित में से मतलब जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, तो सब दे देगा, तो इस ऑप्शन है का। तो ऐसे क्वेश्चन आपके कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि बस आप डायरेक्टली बस यही याद रखो, इससे रिलेटेड और नहीं, तो ये नहीं करना, इसीलिए हम पूरा खोलकर रख देते हैं टॉपिक को ही। चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रसगुल्लों, ध्यान से समझना। देखिए भैया, देखिए अगला क्वेश्चन है निंदा रस रचना है, अब किसकी रचना है। देखिए ये भी बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है कि निंदा रस रचना है मोहन राकेश जी की, या फिर कह रहा है श्याम सुंदर दास जी की, या फिर हरिशंकर परसाई जी की, या फिर बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट कर चुके हैं, अब तो आपको एकदम क्लियर हो ही गया होगा। निंदा रस किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की। भैया कहीं कहीं पूछता है कि निंदा रस किस विधा की रचना है, तो बच्चों ये एक निबंध है। क्या है भैया, एक निबंध है, याद रख लेना, ठीक है। निंदा रस क्या है, एक निबंध है, किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई जी की, ठीक। आई बात समझ में, तो इस तरीके से अपने को चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलिए भैया आगे लिखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। यह भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। आपके सामने विकल्प है बच्चों, पहला है भीष्म साहिनी, या फिर दूसरा है जयशंकर प्रसाद, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या फिर बच्चों प्रेमचंद्र। तो शेखर एक जीवनी ये किसकी रचना है भैया, तो अज्ञेय जी की है। तो आपका जो विकल्प होगा थर्ड, तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आपके गद्य साहित्य से 5 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब आपका आ जाता है काव्य साहित्य में। तो भैया हम अब आ जाते हैं बच्चों काव्य साहित्य में, ठीक है। देखिए काव्य साहित्य, चलिए तो अब आ जाते हैं काव्य साहित्य के अंतर्गत दूसरे का कह रहा है कामायनी रचना है। लो जी कर लो बात, बड़ा ही प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ गया है, ठीक।
कह रहा है कि कामायनी रचना है, अभी इसके पहले ही हमने जिक्र किया था। देखिए विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, दूसरा है महादेवी वर्मा जी की, तीसरा है जयशंकर प्रसाद जी की, और चौथा है मोहन अवस्थी जी की। तो भैया कामायनी जो है, कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। अब आपके लिए यहां से एक क्वेश्चन है कि कामायनी है क्या, किस विधा की रचना है? चलिए हम बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो भैया आपके लिए ये छोड़ेंगे नहीं, हम करवा दे रहे हैं। देखिए बच्चों कामायनी की बात कर ले बबुआ तो ये एक महाकाव्य है। क्या है? तो महाकाव्य है। तो याद रखना कामायनी एक महाकाव्य है। और इससे रिलेटेड एक और चीज पूछा जाता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं कामायनी में? तो टोटल भैया कितने सर्ग हैं बच्चों? 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो कामायनी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए ना बच्चों। पहला कि भैया कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। कामायनी है क्या? एक महाकाव्य है। कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? इसके पहले वाले मॉडल पेपर में क्वेश्चन आया था तो वहां पर था ये। तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। तो ये चीजें आप याद रखना, ठीक है ना भाई। हो सकता है किसी में रचना पूछ ले, किसी में सर्ग पूछ ले, किसी सेट में पूछ ले कि भैया महाकाव्य है क्या है कैसे है। तो चीजों को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए बबुआ आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम किसने दिया? इसको भी बहुत पहले करवाए हैं, ठीक। तो हिंदी साहित्य के कह रहा है आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? विकल्प है आपका रामचंद्र शुक्ल जी ने, या फिर राम कुमार वर्मा जी ने, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर नगेंद्र जी ने। तो भैया आदिकाल को जो बीज वपन काल किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए क्योंकि ये काम की चीज है। हो गया ना? चलिए तो भैया देखिए जो काम की चीज है आपको स्क्रीनशॉट करते चलना है। अगला क्वेश्चन ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है भैया। कह रहा है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की यानी किस शाखा से है ये बताना है, ठीक है। तो ये आधा अधूरा ही रह गया कि अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल, नहीं सही है, क्वेश्चन सही है कि भक्ति काल के कवियों का संबंध है, ठीक। मतलब अष्टछाप के कवियों का क्या बोल रहे हैं, किससे है ये बताना है, भक्ति काल के किस शाखा से है। विकल्प है आपका ज्ञानाश्रयी, ठीक। दूसरा है भैया प्रेमाश्रयी शाखा, तीसरा है बच्चों कृष्ण भक्ति शाखा, चौथा है राम भक्ति शाखा। देखिए जो अष्टछाप के कवि हैं, अष्टछाप के कवियों में बात कर ले, इनमें जो भी कवि हैं प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने वाले हैं। तो यूं कह लें जो अष्टछाप के कवियों का संबंध क्या है? भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य कृति है, कितनी नावों में कितनी बार, ये कह रहा है किसकी रचना है ये आपको बताना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, किसी ना किसी में 100% डेफिनेटली है भैया जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं ना आएंगे, ठीक है। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की है, या कह रहा है हरिवंश राय बच्चन जी की है, या फिर कह रहा है कि गिरिजा कुमार माथुर जी की है, या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आपको बताना है कि कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी रचना है। याद आया कुछ? न जाने कितनी बार करवाया होगा हमने भैया इसको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपन समझते हैं। ये जो रचना है भैया कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी ऐसा पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो भैया दिया रहेगा, मान लेते हैं कैसा, या कहेगा कि अज्ञे जी को किस रचना के लिए मिला, तो इनके लिए, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आपका और भी बन जाता है कि अगर इनको कह रहा है कि भैया कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए बताइएगा बबुआ। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था अज्ञे जी को? तो वो था आंगन के पार द्वार। किसके लिए?
आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो भैया आंगन के पार द्वार इस रचना के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाकी कितनी नावों में कितनी बार इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये चीज आप अपने माइंड में अच्छे से स्टोर कर लेना। ठीक, चलिए भैया आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट करना हो कर लो बच्चों। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ये आपका है अगला 5वां क्वेश्चन है, यानी 5वां बहुविकल्पी प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल नाम दिया था, कह रहा है उसे श्रृंगार काल किसने कहा था। ठीक, ये भी बड़ा प्यारा सा है। यानी रामचंद्र शुक्ल ने कह रहा है हिंदी साहित्य के जिस काल को रीति काल कहा था, तो इसका नाम श्रृंगार काल किसने दे दिया है। किसने दिया था? आपके विकल्प हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, या फिर मिश्र बंधु जी ने, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। तो भैया इसका सही विकल्प हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हम एक और बार करवा चुके हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस तरीके से बबुआ आपके गद्य और काव्य साहित्य से मिलाकर टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनको बड़े मजे में करना है, ये आपके फ्री वाले नंबर होते हैं, मेहनत नहीं करना, बस टिक कर देना, बस ऑप्शन लिखते चलना है। ठीक, चलिए भैया अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर बबुआ। चलिए देखिए बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन होगा ना, ये कितने नंबर का? पूरे 10 नंबर के। ठीक है, कितना इनाम रखी है सरकार हम पे? पूरे 10 पूरे 10 रुपया है ना। तो यहां पर भैया पूरे ये 10 नंबर का आएगा। एक आपका गद्यांश दिया रहेगा, इस पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी में से छांट के लिखने हैं। ठीक, इस तरह से 10 नंबर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, बड़ा ही आसान सा होता है बच्चों ये वाला टॉपिक। देखिए आपके पास वहां पर विकल्प रहेगा, आपके पास तो भैया वहां ऑप्शन रहेगा आप 2 करने का। ठीक है, आपको चाहे जो करना है, आपके पास तो विकल्प रहेगा, अथवा करके देगा, चाहे आप ऊपर वाला करेंगे चाहे नीचे वाला, यही आपके लिए सबसे बेहतर होता है कि इनमें उलझना नहीं पड़ता। मान लेते हैं एक नहीं समझ में आ रहा है किस चैप्टर से आया है, तो दूसरा करेंगे। देखिए इसको पढ़ लेना है पहले कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब देखिए भैया, ये तो आपका हो गया गद्यांश। अब आपका काम है कि भैया प्रश्नों को पढ़िए और उत्तर दीजिएगा इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है। पहला क्वेश्चन है भैया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए भैया संदर्भ आ गया है। अब संदर्भ में जब अगर पूछता है कि भाई लेखक का नाम, पाठ का नाम, तब डायरेक्टली आप लिखते हैं। जब भी अगर संदर्भ आए तो पूरा डिटेल्स में लिखना होगा। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश पूरा लिखना होगा भैया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक, सामान्य हिंदी के किस चैप्टर से है भैया? तो ये है, अब देखिए राष्ट्र वगैरह की बात कर रहा है, मतलब कैसे क्या निर्माण हो रहा है, तो राष्ट्र का स्वरूप है हिंदी, मतलब सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, स्वरूप पाठ से लिया गया है। ठीक, पाठ से लिया गया है। इसके लेखक, इसके लेखक कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। वासुदेव शरण लिखेंगे कि अग्रवाल जी हैं।
अग्रवाल जी हैं। ठीक है, ये इस तरह से भैया संदर्भ, संदर्भ जब भी होता है बच्चों तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक, तो संदर्भ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो भैया पहले ही लाइन में है ना बच्चों, कह रहा है कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इन्हीं के कारण क्या है, वसुंधरा कहलाती हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे भैया कि अमूल्य निधियों, अमूल्य निधियों के कारण, अमूल्य निधियों, या आप पूरा ऐसे लिखेंगे कि लिखेंगे भैया कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां हैं, निधियां मतलब यहां खजाने से हैं, निधियां हैं। ठीक, जिसके कारण, फिर लिख देंगे कि जिसके कारण, फिर डैश डैश करके मतलब वही चीज, जिसके कारण धरती वसुंधरा कहलाती है, बस ऐसे लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लो कर लो बात, फिर से वही मैटर आ गया भाई, है ना, रेखांकित तो किया ही नहीं। 1 मिनट बबुआ। हाँ, देखिए रेखांकित अंश है कहां, तो हम बताते हैं। रेखांकित अंश आपका यही पहला वाला ही है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। फिर आगे लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। तो इतने का आपको व्याख्या करना है। देखिए जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या होती है ना, बड़ा ही सिंपल सा होता है, इसको मतलब आप अपने तरीके से अपने शब्दों में बयां कर दीजिए, बस लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे। सुनना बच्चों, ठीक, और एक चीज ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बता देंगे क्यों, क्योंकि 2024 में किसी भी सेट में ये वाला जो गद्यांश है नहीं पूछा गया था, जबकि बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020, 21, 22 का देखिए 3-3, 4-4 सेट में दे देता था, बट 24 में किसी सेट में नहीं आया। तो अब की बार कमर कस के तैयार रहिए, नहीं तो पता चले आ जाए फिर बोलो अरे यार तुमने तो पढ़ा नहीं, बस मजे में वीडियो देख लिया था। ये काम आपको ना करना पड़े। रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरह से करेंगे, लिखेंगे कि पृथ्वी, यहां पे लिखेंगे कि लेखक कहता है कि पृथ्वी की गर्भ में अर्थात धरती माता के गर्भ में या कोख में अमूल्य निधियां, यानी बहुत अनमोल क्या है, रत्न या खजाने, ठीक है, क्या है, छिपे हुए हैं अर्थात भरे हुए हैं, जिसके कारण ही पृथ्वी क्या है, वसुंधरा की संज्ञा प्राप्त करती है। फिर आगे लिखेंगे अर्थात इस बात को हर कोई क्या है, जानना चाहेगा। फिर लिखेंगे लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। तो यहां पर यही लिखेंगे कि लाखों करोड़ों वर्षों से विभिन्न प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में अर्थात धरती के अंदर क्या है, पड़ी हुई हैं, और वहां पर क्या है, अच्छी तरह से सुरक्षित है और उनको पोषण मिल रहा है। तो आप अपने शब्दों में बयां कर देंगे, यही होता है भैया व्याख्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो किसने सजाया है बबुआ, देखेंगे दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। तो यहां पर इतना पूछा था कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो भैया दिन रात बहने वाली नदियों ने सजाया है। अगर किससे सजाया है पूछता तब लिखते हैं पहाड़ों को पीस पीस कर। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि दिन रात बहने वाली नदियों ने, आप पूरा वहां पर लिखेंगे कि भैया दिन रात बहने वाली नदियों ने ही पृथ्वी की देह को सजाया है। आप वहां पूरा लिखेंगे बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है कि भैया भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, ठीक है, यानी किसके, तो ये अमूल्य जो निधियां छुपी हुई हैं, ठीक है, धरती मां के कोख में गर्भ में। तो यही कह रहा ना कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की क्या है भैया, जांच पड़ताल आवश्यक है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे क्या चीज, जांच पड़ताल आवश्यक है, जांच पड़ताल। भैया हम शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं, आप वहां पे ऐसे नहीं लिखेंगे, आवश्यक है।
ठीक, तो यहां पर वही चीज कि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियां हैं जो विभिन्न प्रकार की धातुएं हैं, इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। तो आप पूरा लिखेंगे। तो इस तरीके से देखा ना, कितना सिंपल तरीके से हमने गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट करना हो कर लो, क्योंकि बताया ना इंपॉर्टेंट काफी है। चलिए भैया आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, आपका अथवा में आ गया भैया, अथवा में दे दिया बबुआ, अथवा में एक दे दिया है। मान लेते हैं आपको ऊपर वाला डिफिकल्ट लग रहा है, आप इसको कर लीजिए। कह रहा अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से क्या है, डुबोती है। तो ये किस चैप्टर से है अब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अशोक का फूल आ गया है तो दूसरे वाले चैप्टर से ही है, अशोक के फूल से। भाई किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो अब इससे संबंधित आप क्वेश्चन नहीं कर सकते भैया, यहां पर गद्यांश का संदर्भ लिख देना है, रेखांकित किसी में भैया रेखा किया होगा उसका, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, तो आप यहां पर कुछ ना कुछ लिख देंगे भाई, पूरा पढ़ेंगे। तो क्यों कहता है तो यहां पर लिखा भी गया है, कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से, उदास होना बेकार है। तो यहां पर जब आप पढ़ेंगे ना कुछ चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपका टोटल 10 ही नंबर का होगा। ठीक, क्योंकि जिस तरह से गद्यांश की व्याख्या आपने देखा, उसी तरह से भैया पद्यांश को भी देखेंगे। तो ये भी बच्चों टोटल कितने नंबर का, 10 नंबर का ही पूछा जाएगा। इसमें बोलेगा कि भैया दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमने तो स्टार्टिंग दोस्ते 3 चैप्टर के पद्यांश सब करवा ही दिए हैं, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। पहला है भैया, देखिए इसमें भी अथवा करके आएगा कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, और यदि फिर कह रहा है पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो बच्चों ये किस चैप्टर से है, आपको भली भांति पता होगा कि ये कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है, जो कैकेयी का अनुताप। तो यहां पर भाई इसका अर्थ आप देखेंगे, कह रहा है दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, कि कैकेयी अपने पापों का पश्चाताप करते हुए कहती हैं, क्योंकि उनके द्वारा ऐसा हो जाता है कि प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है उनके कहने पर ही। तो यहां पर वही जब प्रभु श्री राम को जाते हैं वन में मनाने के लिए कि भैया लौट चलो अब, तो वही का ये दृश्य है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी शपथ ग्रहण करने से ही दुर्बलता का पता चलता है। यानी जब कोई व्यक्ति कसम खा ले, यानी शपथ ले ले, तो मान लेना चाहिए भैया वो सबसे ज्यादा कमजोर है। आदमी गिड़गिड़ाता नहीं, मतलब मैं कसम खा के बोल रहा हूं मैंने नहीं ऐसा किया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आदमी सबसे ज्यादा लाचार है, भाई कसम खा रहा है। तो वही कह रहा है कि यद्यपि क्या है व्यक्ति की, भाई विशेष से ही व्यक्ति की, मतलब ये शपथ से ही व्यक्ति की दुर्बलता का पता चलता है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन अब तो मेरे यानी मुझ अबला के अलावा इसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, अर्थात मैं कसम ही खा सकती हूं और कुछ नहीं। फिर आगे कह रहा है कि यदि मैं उकसाई मतलब गई भरत से हूं, हे राम अगर तुम्हें लगता है कि मुझे भरत ने उकसाया है, अर्थात मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया था उसी तरह से पुत्र को भी खो दूं। फिर आगे कह रहा है कि ठहरो मत रोको मुझे, भाई उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, सभा में बैठे लोग रोकते हैं, प्रभु श्री राम रोकते हैं, तो कहती है ठहरो रुक जाओ, मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, मुझे आज मत रो, आज कहना है मुझसे जो कहने दो। तो यह वहां यही है कि मुझे मत रोको, जो मुझे कहना हो कहने दो, उसे बस सुनो, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उसमें तुमको कोई सार मिलता है, सार यहां कथन से ही है, तो उसे क्या करना, ग्रहण कर लेना।
एक फिर आगे कह रहा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और ऊपर से मैं शांत रहूं और राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और उसके बदले में मैं राई अर्थात रत्ती भर भी क्या मैं पश्चाताप ना करूं, अर्थात मुझे करने दो। तो भैया आप इस तरह से बच्चों पढ़ेंगे। फिर आ जाएंगे क्वेश्चन पर। इसमें अब बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको एकदम क्लियर मिलेगा। अब कह रहा है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो इसमें भी वही संदर्भ लिखेंगे। भैया लिख देते हैं फिर से एक बार बबुआ। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। इससे लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे इसके कवि या रचयिता, आप लिखेंगे कुछ भी। इसके कवि कौन है भैया? तो इसके मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो भैया इसके कवि या लेखक बोल देंगे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ये हो गया आपका। फिर आगे लिखेंगे भैया रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो इसमें भी वही सीन आ गया, किसी में रेखांकित है फिर भी देखना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर यही है भैया, यहां से है कि ठहरो मत रोको। यहां से है कि ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, और पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठीक। फिर आगे यहां से पूरा है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। ठीक। और उसके बाद राई भरना अनुताप न करने पाऊं। तो भाई बहुत ज्यादा लंबा 3 से 4 लाइन में है, तो आप वहीं पर लिखेंगे भी। जो हमने अर्थ बताया पूरा वही रख देंगे कि यहाँ पे कैकेयी अपने मतलब पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि आज मुझे ना रोका जाए, मुझे मत रोको, मैं आज जो कुछ कह रही हूं उसे ध्यान से सब लोग सुन लो। अगर उसमें तुम्हें कोई भी अच्छी बातें लगती हैं तो उसे क्या करना, धारण कर लेना। एक तो फिर लिखेंगे, एक तो मैंने पहाड़ जैसा पाप कर लिया है और क्या मैं उसके बदले में मौन रहूं, क्या अर्थात उसके बदले में राई भर भी पश्चाताप ना करूं। बस हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। आगे कह रहा है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी ना अनुताप करने पाऊं। पंक्ति में कह रहा कौन सा अलंकार है, तो बच्चों बड़ा ही प्यारा सा है, इसमें तो सोचना ही नहीं है। करके पहाड़ सा पाप यानी पहाड़ जैसा पाप या पहाड़ की तरह। तो भैया के जैसे की तरह किसमें आता है, किसमें? उपमा अलंकार। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है। भाई हमने बताया है रस छंद अलंकार में बहुत मजे में। ठीक है। तो भैया यहां पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है। ठीक। सोचने की जरूरत ही नहीं ज्यादा, क्योंकि पहाड़ सा पाप यानी पहाड़ जैसा पाप तुलना किया गया है। आगे कह रहा है कि पद्यांश का भाव लिखिए। भाव क्या है भैया? तो इसमें भाव का मतलब यहां पे है, तो यही पे लिखेंगे ना कि इसमें भाव यह है कि कैकेयी के पश्चाताप का जिक्र किया जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि पद्यांश में कैकेयी के पश्चाताप का विवरण है, ये इसका भाव हो जाएगा। भैया पूरे में उनके पश्चाताप का ही विवरण है। आगे कह रहा है कि भाषा की विशेषताएं लिखना है। तो भैया इसमें कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा? भैया यहाँ पर ये शुद्ध साहित्य मतलब ये एकदम क्या है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा होता है। तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आ गया तो परेशान कर सकता है। हो गया मुन्ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आपका अथवा में भी आ गया। अथवा में क्या है, इसको तो न जाने कितनी बार करवाया है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकित वसना ना तू सुंदरी को। ठीक।
कि जब कोई लाजवंती महिला रास्ते में दिखाई पड़ जाए तो तुम आराम से बहना उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त मस्त हो देना। अगर वो थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेना और उसकी थकान को दूर कर देना। तो भैया ये किस चैप्टर से है? तो ये है आपका पवन दूतिका, पहले वाले चैप्टर से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। इसको 2 से 3 बार करवा चुके हैं, लगभग सबके सब ये मॉडल पेपर में ही आए थे। ठीक है, तो चलिए, तो इसको आप अथवा में चाहे आप ये कर सकते थे भैया। अब आगे देखते हैं बबुआ, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख देना है। तो भैया ये आपका 5 नंबर का होता है। बोल देगा अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना है। तो आपके सामने 3 विकल्प हैं, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो बबुआ याद रखना इन 3 के तीनों को, भैया हमने तीनों टॉपिक पर लिखा है। ठीक है, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हम एक बार फिर से मतलब जो प्लेलिस्ट है अपडेट कर देंगे आज। ठीक, जो महत्वपूर्ण क्या है भैया, साहित्यिक परिचय, ऐसा करके हम प्लेलिस्ट अपडेट कर देंगे। तो जितने साहित्यिक परिचय हैं उसी में डाल देंगे, गद्य का और पद्य का दोनों का। तो आप जाकर के देख लेना। ठीक, आसान होता है, ये तो सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना। आगे उसके बाद बच्चों आपका जो खा होगा ना भैया, जो खा होगा बबुआ, ये क्या है, कवि का, यानी आपके पद्यांश होगा, इसमें किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों के बारे में लिखना है। कितने नंबर का? 5 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। आपके भैया इसमें कौन कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रा नंदन पंत है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो किसी एक के बारे में लिखना है, और ये इतने आसान होते हैं, ये तो सबके सभी स्टूडेंट कर ही लेते हैं। बस थोड़ा होता है तो कैसे लिखना है वही मैटर करता है। चलिए आगे है, देखिए आगे क्या कह रहा है कि बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक, ये भी 5 नंबर का आएगा। बोल देगा अधिकतम शब्द सीमा 80। तो भैया बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य कैसे लिखते हैं? तो 3 के तीनों उद्देश्य हमने एक वीडियो में बताया, फिर भी वहां पर नहीं जा सकते हैं, डोंट वरी। हम क्या है यहां पर भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसकी लिंक डाल देंगे, जरूर देख लेना। आप लोग देखते नहीं हो, यही भाई इसी बात का हमको दुख होता है कि हम इतना बता भी देते हैं कि कहीं नहीं भटकना। बस इसी वीडियो में 3 जो आपका बहादुर हो गया, लाठी हो गया, पंचलाइट हो गया, तीनों कहानी के उद्देश्य को हमने एक ही वीडियो में निपटाया है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, देख लेना। अथवा में देखिए बोल देगा कि ध्रुव यात्रा कहानी का कथा वस्तु, यानी पूरी कहानी का सारांश। देखिए बच्चों कहानी के सारांश थोड़ा लंबा हो जाता है, 80 शब्द बोलता है, लेकिन कहानी लिखने बैठ जाओगे ना 200 से 250 शब्द तो आ ही जाते हैं। इसलिए आप कहानी के उद्देश्य पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक, चलिए अब उसके बाद अब आपका भैया शुरू होता है 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा भैया क्या, खंड काव्य से। ये भी 5 नंबर का ही होगा। इसमें भी वही बोलता है कि अधिकतम शब्द सीमा 80। तो भैया किसी एक खंड काव्य को आपको करना है। जैसे किसी में श्रवण कुमार चलता है तो श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिख देना है। अथवा में भैया इसी में से बोल देगा कि दशरथ का, मतलब किसी एक, बोला ना कि दोनों में कोई एक करना है। किसी के यहां चलता है रश्मि रथी, तो रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण लिखिए। अथवा में भैया इस खंड काव्य के 5वें सर्ग की कहानी लिख दीजिए। या मान लेते हैं भैया कहीं पर और कुछ चलता है, तो जैसे कहीं पर मुक्ति यज्ञ चलता है, भाई कहीं पर मुक्ति यज्ञ चलता है तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कहानी लिखना है। अथवा में बच्चों दे देगा कि इस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिख देना है। तो 2 में कोई एक ही करना। अब ऐसे नहीं कि मतलब आपके यहाँ मुक्ति यज्ञ चलता है आप दोनों करो, नहीं, अथवा दिया है ना तो एक ही करना है। और कहीं पर जैसे त्यागपति चलता है, इस कहानी का भैया क्या है पूरा सारांश लिखना है। अथवा में बच्चों जैसे भाई इस कहानी के में जो पात्र, प्रमुख पात्र हैं, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। जैसे कहीं पर क्या है आलोक वृत्त चलता है, तो आलोक वृत्त के खंड काव्य के नायक कौन है, उनका चरित्र चित्रण, यानी इसके नायक महात्मा गांधी जी जैसे हैं तो उनका चरित्र चित्रण। अथवा में आपके पास है कि इस कहानी का सारांश पूरा शॉर्ट में लिख देना है। ठीक, तो ये हो जाता है। ठीक, और उसके बाद जैसे कहीं पर सत्य की जीत चलता है
तो इसमें द्रौपदी का चरित्र चित्रण अथवा में करके पूछ लिया। इस कहानी का कथा वस्तु आपको डिटेल्स में नहीं बल्कि एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है 80 शब्दों में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका खंड जो का होता है टोटल कितने नंबर का, 50 नंबर का खंड का हो जाता है। अब शुरुआत होती है भैया खंड खा की। किसकी बच्चों? खंड खा की। अब देखिए खंड खा में पहला वाला जो प्रश्न होगा ना, ये आठवां होगा। 8 के का में दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। टोटल कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर। 2 नंबर आपका संदर्भ का मिल जाता है, 5 नंबर इसके अनुवाद के मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जैसे एक दिया होगा तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब सामान्य हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका से अवतरित है। फिर हेडिंग बनाइएगा अनुवाद। लिखने बैठ जाएंगे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आसीत परमश्च सर्वोच्च गुणम कैराय गुड़ा जन सेवयो आसीत यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश अपश्यत तत्रैव सा शीघ्रमेव उपस्थिता सर्वविधम सहायश्च अकरोत् प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। फिर अथवा में एक आपका दे दिया है, तो इसका अनुवाद लिखना है। तो भैया अनुवाद बड़ा ही सिंपल सा होता है। कह रहा महामना विद्वान, देखिए महामना मालवीय से है, सॉरी उसमें नहीं बताया था ना, तो मतलब संदर्भ में भी जिक्र करना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है, यानी जिस पाठ से लिया गया नाम भी लिखना है बच्चों, ठीक है। तो लिखेंगे कि महामना जो मालवीय है वो एक विद्वान वक्ता, एक धार्मिक नेता और एक कुशल पत्रकार थे। फिर कह रहा परमस से सर्वोच्च गुणम, लेकिन इनका जो सर्वोच्च गुण था वो जन सेवा वासित, लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि, ये जहां कहीं भी जनान दुखितान, लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे तत्रैव सा शीघ्र में उपस्थिता, वहां पर ये शीघ्र ही अर्थात जल्दी से ही उपस्थित होकर सर्वविधम यानी हर तरीके से ये क्या करते थे? सहायश्च अकरोत्, सहायता करते थे। फिर आगे कह रहा प्राणी सेवा से स्वभाव एवासित, लोगों की सेवा करना ही इनका क्या था? स्वभाव था। अब अथवा में दे दिया है भैया हंसराज सदैव परिस्मद्य आत्मनम भगिने पाप। देखिए ये किस चैप्टर से है? तो हंसराज पोथिका वगैरह ये सब किस में है? जातक कथा चैप्टर से है, जातक कथा में से है। तो आप चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए, तो आपकी मर्जी। तो भैया आपके पास विकल्प रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएंगे खा में। अब खा में भी भैया सेम लॉजिक होगा, सेम कहानी यहां पर भी। इसमें भी बच्चों वही चलेगा कि दिए गए पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी टोटल कितने नंबर का? 7 नंबर का। 2 नंबर आपको संदर्भ के मिलेंगे, 5 नंबर अनुवाद के। तो इसमें भी लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश या फिर संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस चैप्टर से रहेगा। जैसे ये वाला क्या है? जातक कथा से ऊपर वाला है तो जातक कथा लिख देना है। अथवा में भैया ये क्या है? किससे? सुभाषित रत्नानी से है तो सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है, तो ऐसे लिख देंगे। तो दिया गया है कि ना में रोचते भद्र व उलूकस्य, मतलब यहाँ पे उलूक्रस्य मी वेचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। देखिए लिखेंगे यहाँ पे अनुवाद में कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, अर्थात मुझे उल्लू का राज्याभिषेक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पक्षीगण बोलते हैं कि बिना क्रोध के ही जब इसका मुंह ऐसा है तो सोचो कि भैया क्रोधित होने पर इसका मुंह कैसा होगा। अथवा में एक दे दिया है बच्चों कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जिते तादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयो मुखम। तो भैया यहां पर दिया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, कि परोक्षे मतलब सामने, मतलब परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे का मतलब पीठ पीछे, काम को बिगाड़ने वाला, और प्रत्यक्षे प्रियवादिनम और सामने मीठा बोल बोलने वाला, यानी पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोल बोलने वाले। वर्जते तादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरे हुए और मुख पर दूध लगे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है।
मतलब देखने में लगेगा तो भैया घड़ा पूरा दूध से भरा है, लेकिन क्या है, अंदर पूरा जहर भरा है। तो जैसे उसको त्याग देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे दोस्त को छोड़ देना चाहिए कि जो आपके सामने मीठा बोले लेकिन उनके अंदर जहर भरा हुआ, आपके पीठ पीछे आपको भाई क्या है, आपको नीचे ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये मन में राम बगल में छुरी, वही वाला सीन। ठीक है, तो ये अब उसके बाद अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा ना रसगुल्लो, ये क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा बबुआ, ये क्या होगा, मुहावरा। तो निम्नलिखित में किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। कितने नंबर का, तो 2 नंबर का। जैसे यहां पर दिया है तो भैया तलवार की धार पर चलना, तो यहां पे तलवार की धार पर चलना मतलब कठिनाइयों का सामना करना। इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ होगा कठिनाई का सामना करना या मुसीबत का सामना करना। तो आप वाक्य प्रयोग में कुछ भी बना सकते हो, जैसे आज के टाइम में सरकारी नौकरी पाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, बस ऐसे लिख देना है। दूसरा कह रहा है टका सा जवाब देना, तो भैया इसको तो न जाने कितनी बार बता चुके हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, टका सा जवाब देना, इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों साफ इनकार कर देना, साफ इनकार कर देना। यानी जैसे लिखेंगे, जैसे ही रमेश ने महेश की किताब मांगा, उसने टका सा जवाब दे दिया, बस साफ इनकार कर दिया। दाल में काला होना, इसका मतलब समझ ही रहे होंगे भैया आप, तो कहते हैं कुछ तो बबुआ दाल में काला है, तो यहां पर क्या है, तो संदेह होना, संदेह होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नमक मिर्च लगाना का मतलब क्या है, चापलूसी करना। ठीक है, या फिर मतलब यूं कह सकते हैं, चापलूसी नहीं, बात को बढ़ा चढ़ा करके ना, कहते नहीं बहुत तुम नमक मिर्च लगा रहे हो, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, जैसे पता चले किसी ने तुमको केवल इतना कहा हो कि मैं यार मेरा उसके ऊपर मूड खराब है, आप बताओ रही यार तुमको बोल रहा था मिल जाएंगे, इतना मारेंगे गिरा के कि दिमाग हरियर हो जाएगा, जहां मिलेगा वहीं उसको हम मारेंगे, समझ लो। तो मतलब ऐसा कोई आपके लिए बोल दे तो आप तो भाई क्या है, वो तो नमक मिर्च लगा कर बता रहा है। तो यही चीज होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोल देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका क्या चीज, मुहावरा। आपको हालांकि एक एक करना है। ठीक है, तो यहाँ के सबके अर्थ लिखना हो लिख लो, बाकी ये टॉपिक तो आसान ही होता है, ज़्यादा इसमें उलझने की ज़रूरत ना है बबुआ। 1 मिनट भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा ना, ये भी बड़ा सा मतलब बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 होगा ये अपठित गद्यांश या पद्यांश रहेगा। ठीक है, जैसे अनसीन पैसेज इंग्लिश में होता है ना, सेम वही। तो इसमें भी आपको ये किसी बुक वगैरह से नहीं रहेगा, आपको इसको अपने से पढ़ना है, अपने तरीके से उत्तर देना है। जैसे भैया इसको पढ़ना है ढंग से, पहले चलिए पढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो यहां से कर लेते हैं, हाँ, ताकि सब दिखता रहे क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, इसको पढ़ना है ढंग से, केयरफुली पढ़ लेना है, फिर इससे संबंधित 3 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पर आपको भैया मिलने वाले हैं कितने, पूरे के पूरे 5 नंबर। जैसे कह रहा है कि चलना मनुष्य का स्वभाव है, पानी भी चलता है, हवा भी चलती है, समय भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए मनुष्य क्या करता था, मीलों पैदल यात्रा करता था। कई बार यात्रा इतनी लंबी हो जाती थी कि वर्षों लग जाते थे। जाहिर सी बात है, एक देश से दूसरे देश के लिए भाई जाना है तो वही सालों सालों लग जाते थे। आगे है कि भैया मार्ग में यात्री बीमार होकर मर भी जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे, मगर रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। फिर उसके बाद है पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता था। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। इसके आविष्कार से सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम व सस्ती होने लगी। धीरे धीरे इसी पहिए से मशीन से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। मतलब ये समझने कि भाई पुराने जमाने से कैसे इन्वेंशन हुआ और एक नए युग में हम आ गए। ठीक है, ये बताया गया है। अब चलते हैं, इससे संबंधित 3 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, तीनों के हम उत्तर देखते हैं। कह रहा कि चलना किसका किसका स्वभाव है, तो भैया किसका, तो चलना मनुष्य का स्वभाव है।
ठीक है, ये तो बह रहा, लेकिन यहां पे कह रहा किसका नहीं, किसका किसका स्वभाव है, यानी किस किसका स्वभाव है। तो भैया यहां पे क्या है, पानी, हवा, समय और मनुष्य, तो सबका है। तो भैया यहां पर लिखेंगे क्या है, पानी, हवा, ठीक है, समय, मनुष्य, इन सब का। तो आप लिखेंगे भैया कि पानी, हवा, समय और मनुष्य, इन सब का चलना स्वभाव है। ठीक है, इन सब का क्या है, चलना स्वभाव है। आगे देखेंगे, फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पालकियों का प्रयोग किनके लिए होता था। तो भैया देखिए कहीं था ना, किनके लिए होता था, तो कहीं पर था बच्चों पालकियों का प्रयोग, मतलब महिलाओं के लिए ऐसा होता। तो हाँ देखिए यहां पर गया है कि पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। ठीक, पालकी का मतलब जो खेत में है वो पालक नहीं जो खाते हैं, तो यहाँ पर वो वाली पालकी है ना, समझ रहे हैं ना कि भाई जिसमें जो दुल्हन जाती थी, ठीक, तो वो वाली पालकी। तो यहाँ पर लिखेंगे पालकियों का प्रयोग किसके लिए होता था, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए। बट आप लिखेंगे तो आप पूरा लिखेंगे, ऐसे आधा अधूरा नहीं, कॉपी में लिखेंगे तो पालकियों का प्रयोग स्त्रियों के लिए होता था। आगे, किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई। तो भैया किसके कारण मनुष्य की यात्रा सुगम हो गई बताइएगा। तो क्या है, सर्वप्रथम बैलगाड़ी द्वारा यात्रा सुगम और सस्ती हो गई। ठीक है, या फिर देखिए किसके द्वारा हम यूं कह सकते हैं, तो भैया पहिए के आविष्कार ने ही मनुष्य का ही जीवन बदल दिया। तो लेकिन यहां पर कह रहा सुगम की बात बोल दिया है, तो भैया लिखेंगे बैलगाड़ी के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा। या फिर आप अगर इसका उत्तर लिखते हैं कि पहिए के आविष्कार से यात्रा सुगम हो गई, तब भी गलत नहीं होता है। ठीक है, किसके, तो भैया पहिए के आविष्कार से, क्योंकि पहिए के आविष्कार हुआ तभी तो यात्रा आसान हुई। तो पहिए के आविष्कार भी लिख सकते हैं या बैलगाड़ी के द्वारा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए बच्चों, तो ये तो आपको इसी में ऐसे छांट कर लिखना था, आसान होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन बबुआ आप आ जाएंगे भैया किसमें, तो आप आ जाएंगे व्याकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनमें। ठीक, व्याकरण वाले में आप प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित, भाई 11 का है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। कह रहा वसन, व्यसन, इसका भैया जोड़ा कौन सा सही होगा, विवश और व्याकुल, या फिर गहरा कवच और भोजन, या फिर बच्चों वस्त्र और आदत, या फिर विस्तार और अवधि। तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो बच्चों वसन का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, और व्यसन का मतलब लत होता है, आदत होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। वसन का मतलब हमने बताया वस्त्र, तो वस्त्र किसमें है, तो भैया एक में तो है, सी वाले में, यही सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा अंबुज और अंबुद, ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। कह रहा बादल और समुद्र, जल और कमल, या फिर कमल और बादल, या समुद्र और कमल। देखिए अंबुज का मतलब होता है कमल, कमल का पुष्प। ठीक, अंबुद मतलब होता है बादल, मेघ, आकाश, मतलब वो मतलब मेघ कह लें, आकाश नहीं, आकाश तो वो आसमान होता है। ठीक है, तो भाई कमल किसमें है, पहला वाला, तो पहले तो इसमें भी वही सी वाला हो जाएगा, कमल और बादल। ठीक है, तो ये हो जाएगा सही विकल्प। ठीक, तो इस तरीके से भैया आपका दो रहेगा, दोनों करना होगा, इसमें याद रखना, ऐसा नहीं कि केवल ये करो ये नहीं, नहीं दोनों देखिए लिखा रहेगा सीधा सीधा कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है, एक एक 2 नंबर का। तो मतलब 1 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे और 1 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए भैया, तो ये आपका हो जाएगा शब्द युग्म। फिर उसके बाद आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, अनेकार्थी वाला है, तो किसी एक का ही लिखना है, तो हम सबके बता देते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला ना कि जितने बार हम मॉडल पेपर को सॉल्व करवाएंगे तो उतनी बार ये सारा एकदम रट जाएगा। जैसे अंबर है, तो अंबर का मतलब होता है भैया आकाश, एक तो आकाश होता है, एक अंबर का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र। ठीक है, इसके तो किसी एक के ऐसे लिख देंगे, हो गया, नंबर पूरे मिल गए दोनों। लिख आपको भैया वहां केवल एक के ही लिखने हैं जैसे लिख दिया, लेकिन हम तो सबके करवा रहे हैं। जैसे अब होता है
पट। पट का मतलब होता है भैया किवाड़। अब पट का मतलब तख्त भी होता है, जिसको तख्ता बोलते हैं। क्या? तख्ता। ठीक है, तख्त या तख्ता ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ये पट होता है। अब उसके अलावा और एक पट का मतलब होता है समतल भी। ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद ये क्या है, नेक्स्ट है आपका विधि। विधि का मतलब होता है नियम या कानून। विधि का क्या है? कानून। और विधि का मतलब यहां पे होता है ईश्वर। ठीक है, और एक विधि का मतलब होता है योजना। ठीक, जिसको ढंग या मतलब योजना कह सकते हैं, या एक हम ढंग कह सकते हैं। ठीक है, ढंग या तरीका बोल सकते हैं, ये सब आता है। ठीक, तो इतने हो गए। नाग क्या है भैया? नाग। अब नाग का भाई अनेकार्थी क्या होता है? एक नाग का मतलब देखिए हाथी भी होता है, नाग का मतलब मोथा भी होता है, नाग का मतलब पान भी होता है, और नाग का मतलब एक सर्प से भी है। तो भैया इतने होते हैं। किस मतलब आपको केवल 2 लिखना है। अब ऐसा नहीं आपको 3 आ रहा है 3 लिख दो, नहीं बच्चों, आपके नंबर कट सकते हैं। जितना कहा जाए उतना। पता चले कहो कि हमको तो 4 याद है सर जी, हम चारों लिख देंगे, नहीं। भले 4 याद है अच्छी बात है, लेकिन आपको 2 लिखना है। हमको भैया जितना याद है हम लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे अगला क्वेश्चन बोलेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, विकल्प ऐसा दिया रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। विकल्प है नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, या फिर आंख के आगे, या फिर प्रत्येक आंख। भैया जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो आंखों के सामने ना हो अप्रत्यक्ष कहते हैं। तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट कर लो, काम की चीज है। हो गया ना भैया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु या बुद्धिमान। तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, इसी तरह से पीने की इच्छा रखने वाले को पिपासु, ऐसे पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद भैया आपका आ जाएगा घा। ठीक, घा में बोल देगा किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, और टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? तो आपको मिल जाएंगे भैया 2 नंबर। तो 2 को शुद्ध करना है। जैसे पहला दिया गया है ना कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो यहां तो भैया हैं लिखा है, तो क्या हो जाएगा? तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये शुद्ध रूप होगा भैया। आगे कह रहा है इस सरोवर में अनेकों कमल है। अनेकों ये गलत है, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुविकल्प हो जा, मतलब ये बहुवचन हो जाता है। तो लिखेंगे इस सरोवर, इस सरोवर में अनेक अनेक कमल खिले हैं, खिले हैं। तो अनेक कमल खिले हैं, ये सही होगा। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है। तो कवियत्री देखिए गलत शब्द लिखा है, ये परेशान करने वाला क्वेश्चन है। जिसे सम्मेलन में, भैया यहां पर क्या हो जाएगा, जो कवियत्री का शुद्ध रूप होता है ये होता है कवियत्री। ठीक है, यहां पे कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री ने भाग लिया है। ठीक है, इस तरह से आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। तो भाई कृपया लगाने की जरूरत ही ना है, अनुमोदन करने की कृपा करें। अनुमोदन करने की कृपा करें, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो भैया आपको किसी 2 को शुद्ध करना है। हमने तो यहां पे 4 दिया था, चारों को शुद्ध करना है, कर दिया। आपको तो वहां 2 का करना है। ठीक है, तो इसी तरह से भैया क्वेश्चन आपके किए जाते हैं शुद्धिकरण वाले में। ठीक, आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 होगा ना, क्वेश्चन नंबर जो 12 है भैया, 12 में अगर आप ध्यान से देखें तो 12 में रस, छंद, अलंकार, टोटल 2-2 नंबर मिला करके भैया
ठीक, 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा, 2 नंबर का ये, यानी 6 नंबर का होगा। जैसे दिया है भैया 12 के का में, वीर रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव के साथ उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो भैया हम बार बार बोलते हैं कि रस छंद अलंकार वाली वीडियो देख लेना, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने उस पर प्यार दिखाया है। अभी महज ये 1-2 महीने में ही 2 लाख बच्चों ने देख लिया है, तो आप भी क्यों पीछे हो, देख लो ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, ठीक है। इसको तो ये बोल देगा। अब अथवा में जैसे मतलब ये दूसरा रहेगा अब कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिख देना है भैया। ये भी कितने नंबर का बबुआ, 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का। जैसे अब दोहा अथवा सोरठा छंद का भाई मात्रा के साथ आपको लक्षण लिखना है, 2 नंबर का। ठीक, तो रस छंद अलंकार एकदम श्योर कर लो ना, फिक्स कर लो, सॉलिड नंबर है। उसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन होगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक भाई प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखना है। ये 6 नंबर का होता है। अभी आ गया ना, अभी 2 से 3 दिन पहले ही भाई हमने 3 और महत्वपूर्ण पत्र लेखन करवाए हैं। ठीक है, देख लेना, इस वीडियो में ही हम डाल देंगे लिंक, आपको कहीं नहीं भटकना है। खाता खोलने संबंधी हमने उसमें बताया है किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। अब इसका भी एक फायदा ये है बच्चों कि अथवा में भी आपका ये पत्र वाला भी रहता है। मान लेते हैं ये पत्र आप ना कर पाओ, तो अथवा में आपके पास विकल्प है ना, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा ना बबुआ, क्वेश्चन नंबर जो 14 होगा ये पूरे के पूरे 9 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 9 नंबर का होगा, निबंध। ठीक है, निबंध कैसे लिखते हैं ये भी हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जाके देख लेना। तो बाकी और भी हम करवा देंगे 1-2 टॉपिक पर। जैसे पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगारी वाला ही करवाया है। आतंकवाद समस्या, इसको भी करवाया है बच्चों। वृक्षारोपण का महत्व, या विद्यार्थी और राजनीति, या देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्र की भूमिका। तो आपके पास ऐसे 4 से 5 ऑप्शन होंगे, 4 से 5 टॉपिक दिए रहेंगे। किसी भी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? तो अब आपको कमेंट करना है तो भाई इस पेपर से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। अगर सबके सब आप कर रहे हो तो यकीनन भाई हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि आपको 90+ लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो बबुआ प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।